आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं जमीयतुल मंसूर और इससे जुड़े हुए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस महफिल में शामिल हो सकूं और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा एजुकेशन पे और वैल्यू सिस्टम पे, और हम बात करेंगे कि जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं तो किस तरीके से उन्हें टेकल किया जाए। उससे पहले मैं एक बात बताऊं, भाई शायद ये बोल रहे थे कि जब इंसान ऊंची बुलंदियों पे जाता है या सक्सेस की तरफ जाता है तो अपने लोगों से मुंह मोड़ लेता है या बात नहीं कर पाता। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे आप लोगों से कितना प्यार है। मैं आज यहाँ माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका दिल्ली में आज मेरे साथ प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ आया, और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरे यहाँ आने से शायद मेरी कोई एक बात या दो बातें किसी की जिंदगी में इंकलकेट हो जाए और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रहती थी कि मैं सबसे लोगों को सुनूं, उनकी बातों को अनुसरण करूं और अपनी जिंदगी को बेहतर करूं। क्योंकि ये सच्चाई है इस समाज की, इस दुनिया की वैल्यू कामयाबी की है। अगर आप कामयाब नहीं है, आपके पास कितनी भी बातें हैं, कितना भी ज्ञान है, सब व्यर्थ है, कोई आपकी नहीं सुनने वाला। तो अगर आपको टैग मिला है किसी चीज का और उससे आपकी कौम का, आपके समाज का, आपके प्रदेश का, आपके मुल्क का भला हो सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए। मेरा भरोसा कोशिश करने में है, रिजल्ट में नहीं है। क्योंकि मेरा ये यकीन है कि कामयाबी खुदा के हाथ में है, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। लेकिन खुदा भी उन्हीं लोगों को देता है जो उसके बताए हुए रास्तों का मजबूती के साथ सामना करते हैं। ईमानदार लोग बोलते हैं कि वो ईमानदार है या वो बेईमान है। मेरा मानना यह है कि ईमानदार वो है जिसको मौका मिला हो बेईमानी करने का, फिर उसने ना किया। जिसको मौका ही नहीं मिला और लोग कहीं ईमानदार है तो उससे कुछ नहीं होता। और अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं हर एक पल, हर एक क्षण कि कौन उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, और जिससे खुदा खुश हो जाता है उसे दुनिया की तमाम चीजें मिल जाती हैं। और मैं बोलता हूँ कि जिसे खुदा पसंद करता है उसे दुनिया पसंद करती है। तो ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है। इसके बाद मैं थोड़ी अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे किस तरीके की दिक्कतें आई, परेशानियां आई। उन सब के बावजूद मैंने देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में 296 रैंक हासिल की, और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो इंशाल्लाह आईएएस बन जाऊंगा। मेरा सफर गांव से ही शुरू हुआ। मैंने अपनी क्लास 6 तक की एजुकेशन गांव के ही पास एक स्कूल है वहां से प्राप्त की है। मैं रोज 2 किलोमीटर पैदल चलकर वहां जाता था, क्योंकि मेरे पापा ड्राइवर है रोडवेज के, जो आप बसें चलते हुए देखते होंगे, उसी में मेरे पापा ड्राइविंग करते थे। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि वो रेगुलर नहीं थे, क्योंकि रेगुलर लोगों को एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है, 25,000 30,000, तो वो जितना किलोमीटर चलाते थे उतनी ही पेमेंट उन्हें मिलती थी। और कभी कभी महीने में टारगेट पूरा नहीं होता था तो बहुत कम पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, हमारी आमदनी बहुत सीमित थी। तो जो भी मेरे पापा से बन सका उन्होंने वो किया और उस स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। लेकिन क्लास 6 के बाद उस स्कूल की फीस 200 रुपए थी 2010 में, और मेरे और भी भाई पढ़ रहे थे, तो शायद हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मुझे वहां से नाम कटवाना पड़ा और मैंने वापस 50 रुपए वाली स्कूल में एडमिशन लिया और 8 9 10 मैंने वहीं से किया। उसके बाद 11 12 भी मैंने गाँव से ही किया। कोई अच्छी एजुकेशन मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं हमेशा खुदा का शुक्रगुजार रहा
कि एटलीस्ट जो मुझे मिला लाखों करोड़ों को वो भी नहीं मिलता, क्योंकि हिंदुस्तान में स्कूल मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। हजारों बच्चे ऐसे हैं जो चाहत रखते हैं काम की, लेकिन बेचारे नहीं पढ़ पाते, स्कूल ही नहीं जा पाते। तो मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता रहा कि जो भी मेरे पास है मैं मेहनत करूंगा, मैं लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। ग्रेजुएशन भी मेरी कोशिश थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या भारत की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से करूं। तो मैं आज इस बात को मंच से शेयर करना चाहूंगा कि मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था मुरादाबाद के कुछ बैंकों में, बट मुझे किसी बैंक ने लोन भी नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और बहुत सारे हर्डल होते हैं। तो मेरा वो सपना भी वहीं रह गया, और फिर मैंने गाँव के ही पास एक लोकल स्कूल कॉलेज है वहीं से अपना ग्रेजुएशन किया। उस बीच हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि हमारे घर में 7 सदस्य हैं। मैं, मेरी अम्मी पापा और 3 भाई और हैं और एक बहन है। तो घर में एक ही आदमी कमाने वाला है तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने गांव में ही साइबर कैफे खोल लिया और लोगों के ऑनलाइन या जो भी सरकार की स्कीम आती थी उसके थ्रू जो भी कमाई होती थी तो मैं घर पे सपोर्ट करने लगा। तो 2018 तक, 2016 से 2018 तक मैंने साइबर कैफे चलाया और मैं अच्छी इनकम कमा लेता था। 20-25 हजार रुपए मेरा महीने का होने लगा था लास्ट तक आते आते, क्योंकि मैं काफी मेहनत करता था। लेकिन यही था कि इससे सिर्फ मेरा भला हो सकता है। मेरी एक बचपन से सोच रही है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, तो वो शायद मैं साइबर कैफे में रह के नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा 40-50-60 इतना ही मैं कर सकता था, और किसी को उसका हक नहीं दिला सकता था, उतनी मेरे पास पावर नहीं थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैंने साइबर कैफे छोड़ा। मैं एक वेल सेटल्ड पर्सन था, वो मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके बाद वही फिर प्रॉब्लम की पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने 20-25 हजार रुपए तो अपनी सेविंग की थी साइबर कैफे की। उसके बाद वो रकम तो अधूरी थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि एटलीस्ट 3 साल तो लगेंगे ही कम से कम। बड़ा एग्जाम है, टफ एग्जाम है, मुश्किलें आने वाली हैं, तो 3 साल का प्लान होना चाहिए एटलीस्ट। तो मैंने लोन करवाया साइबर कैफे पे। उसके बाद भी पैसे कम पड़े, मैंने अपने दादा के केसीसी कार्ड पे लोन करवाया, लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं आगे बढ़ा। मैंने खुद पे यकीन किया, मैंने खुदा पे यकीन किया, और मैं इस माइंडसेट के साथ आगे गया कि मैं जिंदगी में कुछ बेहतर कर लूं। ये बनना ना बनना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कुछ बेहतर करके वापस आऊंगा, मेरा ये था। उसके बाद वही है कि परेशानी पीछे ही नहीं छोड़ती है, जब एक बार किसी को पकड़ लेती है। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली में जो मैंने एस्टिमेट बनाया था 3 लाख रुपए का, वो बहुत जल्द खत्म हो गया, और 2020 आते आते मेरे पास पैसे भी खत्म होने ही वाले थे। लेकिन वही है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, तो खुदा की मदद आ ही जाती है। तो उस बीच एक दिल्ली में एनजीओ है, जिस तरीके से जमीदुल मंसूर सर ने बताया कि बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, तो वो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो बच्चे खुद से कैपेबल नहीं होते हैं, तो उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उस संस्था में एडमिशन मिल गया और मेरे रहने और खाने की टेंशन खत्म हो गई। अतिया फाउंडेशन उस एनजीओ का नाम है, और साहिल सर हैं जो उसको चलाते हैं, और खुदा ने उनको अलग ही जज्बा दिया है दूसरों की मदद करने का, जिसके बूते आज बहुत सारे लोग वहां से ऑफिसर बने हैं, और अभी भी लोग तैयारी कर रहे हैं। और उनकी माँ बाप ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैंने यहाँ तक कि मेरे पॉकेट मनी भी वो लोग देते थे, तो मुझे ये टेंशन खत्म हो गई कि मुझे कहाँ से क्या मिलने वाला है। लेकिन यही था कि जब आपने मेहनत की, जो मुझे शुरू का 1 से 1.5 साल मिला, उसमें मैंने बहुत मेहनत की। 12 से 15 घंटे भी अगर मैंने पढ़ा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नॉर्मली त्योहारों पे घर नहीं आता था, मैं ईद जैसे त्योहार पे भी घर नहीं आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि घर जाने से मेरा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा।
तो कुर्बानियां तो देनी पड़ती है, त्याग देने पड़ेंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी लड़ना है, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद भी मैंने 2019, 2020 और 2021 तीनों साल अटेम्प्ट दिया था और मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। आईएएस बनने के लिए 3 चरणों का एग्जाम होता है। एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसमें 5 से 6 लाख लोग अपेयर होते हैं। उसके बाद उसमें से 12,000 से 15,000 लोग अगला एग्जाम लिखने के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो शुरू के 3 साल मेरा वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। 2020 में पहली बार वो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, खुद पर यकीन किया और ये माना कि अब मुझसे जितनी मेहनत हो सकती है तो मैं उतनी करूंगा। तो 2022 में मैं उन 12 से 14,000 लोगों में पहुंच चुका था। मेरा आगे का जो टारगेट है वो इंटरव्यू था, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उन 12 से 14,000 में से भी 2,000 से 2,500 लोगों को बुलाया जाता है। तो उसके बाद मैंने मेहनत की तो मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ। अब 2,000 से 2,500 लोग जो होते हैं उसमें जितनी भी सीट होती हैं, कभी 700 होती हैं, कभी 800 होती हैं, कभी 1,000 होती हैं, कभी 1,100 होती हैं। तो उन 2500 में से उन 1,100 लोगों का चयन किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइनल सिलेक्शन हुआ और इस बार 933 लोगों को क्वालिफाई किया। उसमें मेरी 296 रैंक है। 233 में से भी जो आईएएस मिलता है वो सिर्फ 180 लोगों को मिलता है। तो उसमें कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी की सीट होती है, ओबीसी की होती है, ईडब्ल्यूएस की होती है, एसटी और एसटी की होती है। तो मेरा ओबीसी कैटेगरी था तो 296 रैंक पर होपफुली आईएएस मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये मेरी कहानी थी। इसके अलावा मैं कुछ बातें यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, जो वालिदैन आए हैं, जो लोग आए हैं, उनसे मैं करना चाहूंगा। जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, जितनी भी अल्लाह ने मुझे नॉलेज दी है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मैं एजुकेशन की बात करने से पहले नेल्सन मंडेला की बात से शुरुआत करूंगा कि शिक्षा एकमात्र दुनिया का ऐसा हथियार है जिसके दम पर दुनिया बदली जा सकती है। तो इस बात की गहराई को आप समझिए। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम होंगी, लेकिन स्पेशली माँ बापों के लिए मेरा ये कहना है कि अपने खाने के खर्चे में कटौती कर लीजिएगा, आप परेशानी झेल लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बच्चों का भी यह दायित्व है कि वो अपनी ईमानदारी के साथ पढ़े। शिक्षा का मतलब नौकरी प्राप्त करना नहीं है। सोसाइटी मानती है कि पढ़ने लिखने से लोग नौकरी मिलेगी। नौकरी एक पहलू है कि ठीक इंसान जीविका चलाने के लिए नौकरी करेगा। गांधी जी बोलते हैं कि शिक्षा का जो मकसद है वो इंसान का सर्वांगीण विकास करना है। मतलब जो इंसान शिक्षित होता है ना, वही अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, वही जिंदगी में फैसले कैसे लिए जाने हैं उसकी पहचान कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए नौकरी ही की जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं करते, लेकिन समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो कभी भी नौकरी को फोकस करके ना पढ़े। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है जो शिक्षा का एक उद्देश्य है। हर एक जमात में से कुछ लोग पढ़े और आगे बढ़े जिन्होंने पूरी जमात की तकदीर ही बदल दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने पढ़ाई की और इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाई की कि आज आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान हो या भारतीय कानूनों में हो, उनमें दलितों को एक अलग पहचान दी है। तो शिक्षा की ये ताकत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो नौकरी नहीं की ना। तो इसी तरीके से मैं हूं या आने वाले कोई और लोग हैं, जब हम पढ़ेंगे और अच्छी पोजीशन पे होंगे तो जो समाज का निचला हिस्सा है, जो मजलूम है, जो लाचार है, उनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये ताकत सिर्फ शिक्षा में है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ही आप अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं, आप अपने आर्थिक अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं,
आप जागरूक बनते हैं, आप लोगों के काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन पे फोकस कीजिएगा। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो कोशिश कीजिएगा। आपको जॉब नहीं करानी वो एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन पढ़ाइएगा जरूर। इस डर से कि बाहर का माहौल खराब है या विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे, तो ये मेरी समझ से अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बच्चियों की तरबियत ऐसी कीजिए, अखलाक ऐसा बनाइए उनका कि वो बाहर की प्रॉब्लम से लड़ सके। जिंदगी में प्रॉब्लम हर जगह है, आप घर में रह रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको वो शिक्षा नहीं मिल रही, वो अवेयर नहीं हो रही। कल को उनके बच्चे होंगे, और आजकल की शिक्षा ऐसी है कि घर से शुरू ज्यादा होती है। माँ अगर पढ़ी लिखी है तो वो बहुत इम्पैक्ट डालती है, और मतलब बोलते हैं कि अगर एक लड़का बना तो सिर्फ उसका जीवन बदलता है, अगर एक लड़की बनी तो पूरे परिवार की जिंदगी बदलती है। तो लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, डरिएगा मत, उनकी तरबियत ऐसी कीजिएगा उनसे। जैसे पिछले वक्ताओं ने बोला कि दोस्ताना व्यवहार रखिएगा, वो गैप क्रिएट मत कीजिएगा। कोई अगर दिक्कत है तो वो आपसे खुल के बात कर सके, उस तरीके का उनको स्पेस दीजिएगा, लेकिन पढ़ाइएगा जरूर। नौकरी कराना एक अलग चीज हो सकती है। बाकी मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में कोई भी काम हो, प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, बट वही बोलते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आए हैं वो सपना अपना बड़ा करें। हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सपना ही नहीं देख पाते। जब हम सपना देखेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो साइड में से कोई बोलेगा अरे क्या है, क्या बन पाओगे, छोटी नौकरी कर लो, कुछ छोटा काम कर लो, 400 रुपए कमा के लाओ, घर में चीजें सुधरेंगी। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, मुझे लोग बोलते थे, मेरे एक रिलेटिव है वो मेरे मुंह पे ही एक दिन हंस दिए, बोल रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो नॉर्मली मैं किसी को बोलता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, तो फिर लास्ट में मुझे बताना पड़ा कि ऐसे कलेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज तो समझ में नहीं आता। तो बहुत तेज हंसे कि हाँ क्या तुम कलेक्टर बनोगे। तो इस तरीके के लोग आपके आसपास रहेंगे आपको परेशान करने के लिए। बहुत सारे माँ बाप होंगे, उनको भी ताने सुनने के लिए मिलेंगे जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे पापा हैं, उनको लोग बोलते थे कि हम 4 भाई हैं, तो 400 रुपए की मजदूरी करके लाए तो 1600 रुपए घर में आएंगे, तो घर की स्थिति बदलेगी, घर बनेगा। लेकिन जो आज खुदा ने मुझे दिया वो उससे कहीं करोड़ टाइम ज्यादा है। तो अगर वो मैं 400 की मजदूरी करता तो आज तो इस मकाम पे नहीं आता ना। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब मेहनत करो तो ईमानदारी के साथ करो। और मैं हर जगह बात सुनता हूँ कि इतनी ईमानदारी से करो कि खुद का सामना कर सको। आपको किसी को जवाब नहीं देना, अपने माँ बाप को नहीं देना, समाज को नहीं देना, किसी को नहीं देना है, खुद को जवाब देना है। आज से 5 साल 6 साल बाद आप खुद से सवाल करेंगे कि जब मुझे मौका मिला था तो क्या मैंने अपनी मेहनत का 100% दिया। अगर आप यकीन मानिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप पूरी जिंदगी उलझित रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो इतनी मेहनत कीजिए कि शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोल सके कि मैंने अपना 100% दिया है। यकीन मानिए आपको सक्सेस मिलेगी। खुदा किसी की मेहनत जाया नहीं करता, बस वो मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। और दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसके लिए मैं एक शेर बोलूंगा कि जिंदगी की तपिश को महसूस कीजिए जनाब, अक्सर वही पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में। लाइफ का पार्ट है, प्रॉब्लम आना, परेशानी आना। कोई ऐसा शख्स है नहीं जो बुलंदियों पे पहुंचा हो और जिसने परेशानियों का सामना ना किया। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। और यकीन मानिए आज जिस तरीके का सम्मान मुझे आप लोगों से मिला, जिस तरीके का सम्मान मुझे समाज से मिल रहा है, मुझे अपना संघर्ष बहुत छोटा लगता है।
मुझे लगता है कि अगर इसके 5 से 6 टाइम्स भी ज्यादा मुझे संघर्ष करना पड़ता तो मैं कर लेता। तो वो पावर है एजुकेशन की। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे यहाँ आए हैं या जो माँ बाप आए हैं, अपने बच्चों के विचारों को दबाए ना। अगर वो बड़ा करने की सोचते हैं तो उनको करने दीजिए, उनको किसी ऐसे शख्स से मिलवाइए जो उस लाइन में बेहतर है। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करे तो यहाँ पे इतने लोग हैं, मेरा नंबर ले सकता है, से बात करूंगा और जो उसकी बेहतरी के लिए होगा मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कुछ लोग होते हैं बेहतर इंजीनियर हैं, तो उनसे बात करके आप अपने बच्चों के सपनों को आगे ले जा सकते हैं। उसके सपने को टूटने मत दीजिए। आज इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने एनजीओ हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस आपके बच्चे के अंदर वो जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर वो मेहनत होनी चाहिए कि लोग सपोर्ट कर पाए। सिविल सर्विसेज के लिए जामिया है, अलीगढ़ है, जामिया हमदर्द है, अतिया फाउंडेशन है। इसके अलावा भी 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और जो बच्चे खुद से नहीं कर पाते उनकी वो लोग मदद करते हैं आगे की तैयारी करने में। तो सपनों को किसी के दबाइए मत, जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद कीजिए। और अंत में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि जो मेरी जिंदगी की प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, जो मैंने सीखे हैं, जिनको लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। हो सकता है जिंदगी में किसी की मदद करना, जरूरी नहीं किसी को आपको पैसे ही देने हैं। किसी के साथ आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, रास्ते में गए केले का छिलका हटा दिया, रास्ते में पड़ा पत्थर हटा दिया, तो भी किसी की मदद हो गई। जो मदद का जज्बा होता है वो हर किसी के अंदर नहीं होता। और अपना छोड़कर दूसरों की मदद करना ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि पिछले वक्ताओं ने भी कहा कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो वो लोगों की जात से उम्मीद ना करें कि वो उन्हें कुछ देंगे, खुदा इसका अजर देता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुदा पसंद करता है, तो गैप से मदद आती है। कोई इंसान किसी की मदद करने के लायक नहीं, तो और आप दूसरों की मदद करने जा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वापसी में गाली मिलने वाली है, क्योंकि वो ये दुनिया का दस्तूर है। लोग ऐसे हैं कि आप जिनकी मदद करेंगे पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराइयां करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी लोग हो जो ऐसा करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। बट उनसे घबरा के आप और लोगों की मदद को कम नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है, क्योंकि ये काम आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये काम आप खुदा के लिए कर रहे हैं। और जो खुदा की राह में काम करता है तो वो इंसान की जात की उम्मीद नहीं करता। और यहाँ पे कुछ लोग इतने कैपेबल होंगे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सकता है आप लोग ज़कात देते होंगे या किसी बच्चों की मदद करते होंगे, तो कोई एक ऐसा परिवार आप लोग छांट लीजिए जिसके बच्चे का खर्च आप उठा सके, तो उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दें। तो 1000 से 1500 रुपए का खर्चा आता है। 7-8 साल 10-12 साल आप उसको अगर पढ़ा देंगे तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी खुद उठा सकता है और ये जो काम होगा ये बहुत ही अलग होगा, बजाय किसी को हम 50,000 दे दें या 1 लाख दे दें। तो एजुकेशन दीजिएगा उन गरीब बच्चों को, उन मजलूम बच्चों को जिनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो जो लोग इस लायक हैं यहाँ पे, तो वो अपने लेवल पे 1, 2, 3 जितने भी बच्चे हैं तो उनका खर्चा उठा सकते हैं, किसी अच्छे स्कूल में 500 से 1000 रुपए की फीस में एडमिशन करा सकते हैं। और मेरा यही है, एक और चीज जो लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ कि जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि मेरी बदजुबानी या मेरे किसी कार्य की वजह से किसी का दिल दुखा है,
तो उससे माफी मांग लेना, क्योंकि किसी की आहा इंसान को कहाँ पहुंचा देती है ये किसी को अंदाजा भी नहीं होता। पता नहीं कौन शख्स अल्लाह के कितने करीब है। हर एक इंसान खुदा की नजरों में बराबर है। आप लोग ऊपर नीचे करते होंगे बट वो हर किसी से बराबर ही प्यार करता है। मतलब मेरे एक सारे तो मैं उन्हें अपनी बातें बताता था कि लोग मेरी ऐसे बेइज्जती करते थे, तो वो यही बोलते थे कि अब तक खुदा को किसी की यही बात बुरी लगी कि तू मेरे बंदे को बोलेगा कि वो कलेक्टर नहीं बनेगा, ले मैं इसी को बना के दिखाऊं। तो किसी का दिल मत दुखाइएगा, हो सकता है तो माफी मांग लीजिएगा। माफी मांगना बड़े लोगों का काम है, छोटे लोगों के अंदर वो जिगरा नहीं। ईगो है ना, इंसान को खत्म करती है। वो घमंड, वो अहंकार, वो तकब्बुर, वो खत्म कर देगा आपको। और इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आज मुझे जो मिल रही है, जो सम्मान है, तो मैं खुदा का रोज शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस नेमत से नवाजा। और जितना मुझसे हो सकता है लोगों की वल्नरेबल सेक्शन की मैं मदद कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। छोटी मोटी बातों को दिल पे ना लें। हर तरीके के लोग समाज में हैं, आपको अच्छा करने से रोकेंगे। परेशान तो करती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं तो हमें किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल रहे। प्रॉब्लम तो आने वाली है, लोगों के ताने तो सुनने मिलने हैं, तो कम करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मेरा यह था कि एक टाइम पे आके मैंने त्योहारों पे जाना बंद किया, मैंने शादियों में जाना बंद किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मुझसे कोई बात करे फिर वो उल्टी बातें करे। तो सोसाइटी ऐसी ही है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब मेहनत से पढ़ाइए। ये एक ऐसा रिटर्न होता है, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। एक मैं कहानी आपको बताऊंगा। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो एक शराबी था, लेकिन उस शराबी की सोच मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों से बहुत आगे थी। वो बोलता था कि उसकी दो बेटियां हैं, उसको उन्हें पढ़ाया लिखाया और वो उस वक्त डीयू में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थी। बोले कि मैंने इनको पढ़ाने के लिए अपना घर तक भेज दिया। उनकी ये सोच थी कि मैंने अपना घर तक भेज दिया और मैंने इन्हें कामयाब बनाया। बोले कि अगर मैं दुनिया की तमाम दौलत इकट्ठी कर लूं और मेरी औलाद अच्छी नहीं निकले, परवादार नहीं निकले, तो वो घर को भी बेच देगी। तो इसलिए उसने घर बेच के अपनी औलाद पे इन्वेस्ट किया और बाद में उसने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, क्योंकि प्रोफेसर की एक अच्छी जॉब होती है। तो उसकी सोच ये थी कि मैं इकट्ठा ना करूं, क्योंकि अगर इकट्ठा किया और औलाद अच्छी नहीं निकली तो इसको भी बेच के खाएगी। और अगर मैंने इन पे इन्वेस्ट किया तो जो मैंने बेचा है वो भी वापस आएगा, प्लस उसके साथ पता नहीं कितने टाइम वापस आएगा और आने वाली जनरेशन बेहतर बनेगी, क्योंकि उनको एक बेहतर एजुकेशन मिलेगी, उनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, उनका करेक्टर बेहतर होगा, लोगों के अंदर एक अच्छी पहचान बनेगी। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक लाइन थी जिसमें मुझे आज यहाँ लाके खड़ा किया, और अगर कुछ युवा उस लाइन को सुने तो उससे प्रेरित हो सकते हैं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं गरीबी में मरा तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद।